पाकिस्तान के जिला कसूर के उस नौजवान मुजाहिद की कहानी जिसने इसराइल की सरहदों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी की तमाम तरक्सात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। करीब तरीन शहर कौन सा है? बैरूत। वहां तक पहुंचने के जराए कुछ नहीं। हेनरी की लांचें चलती हैं। हफ्ते में 2 बार उन्हीं के जरिए आमदोरफ्त होती है। उसकी इजाजत के बगैर कोई शख्स भी जजीरे से बाहर नहीं जा सकता। नस्लन वो किस कौम से ताल्लुक रखता है? बस मुकामी बाशिंदा है। वैसे ईसाई है, चर्च जाता है, इबादत करता है, लोगों की जरूरियात पूछता है और उनकी मदद भी करता है। मैंने कहा ना कि आम हालात में लोग उसे एक धर्मात्मा की हैसियत से जानते हैं। बस जो उसका शिकार होता है उसे ही सूरत हाल का सही इल्म हो पाता है। लेकिन वो ऐसा उसके जाल में फंसता है कि फिर किसी से कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहता। मैंने गहरी सांस ली। अगर वो ईसाई है तो फिर लबनान ही का बाशिंदा होगा। उसका खानदानी या कौमी पसे मंजर किसी को नहीं मालूम। ग्रेसी ने किसी कदर बेजारी के अंदाज में कहा। यह महसूस होता था कि इन सवालात से अब वो परेशान सा हो गया है। मैंने भी उसे मजीद परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ग्रेसी, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अगर कभी मैं हेनरी की गिरफ्त में आ गया तो किसी भी मसले में आपका नाम नहीं लूंगा। ग्रेसी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। मुझे बाहर जाने की इजाजत थी। हालांकि मुझे दरवाजे का पता नहीं था, लेकिन उसे तलाश कर लेना भी मुश्किल साबित नहीं हुआ और मैं उस इमारत से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर मेरे लिए कुछ अजीब सा था। चारों तरफ ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थी। कहीं कहीं बदनुमा तर्ज की इमारतें भी नजर आ जाती थी। मैं उन चट्टानों की आड़ में चलता रहा और फिर मुझे एक सड़क नजर आ गई। ना जाने ये सड़क कहां से आती थी और किधर जाती थी। वैसे ये सब कुछ मेरे लिए बेकार था। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मैं एक जजीरे पर हूँ। जजीरे से बाहर निकलने के लिए समंदर उबूर करना होता है और समंदर पर हेनरी की हुक्मरानी है। हेनरी की शख्सियत मेरे लिए वाकई पुरस्रार बन गई थी। आखिर वो क्या है? डैनी मार्श स्मिथ की पुश्त अगर इतनी ही मजबूत थी तो फिर फराना जैसी औरत ने उसके मुकाबले पर आने की जुर्रत क्यों की? आखिर फराना को भी उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तो जरूर रही होंगी। तंजीम फराना के बारे में मशकूक थी कि मामला सिर्फ स्मगलिंग तक महदूद नहीं है, इससे आगे भी कोई बात है। कोई ना कोई गिरा कहीं ना कहीं जरूर थी जहां अभी तक मेरा जहन नहीं पहुंच सका था। मैं अगर कोशिश करता तो किसी सुनसान साहिल से समंदर में भी उतर सकता था, लेकिन यह खासा मुश्किल काम था। जिंदगी की बाजी तो खैर कहीं और किसी भी जगह खेली जा सकती थी, मगर उस सूरत में कि इसका कोई खास मकसद बरामद हो जाए। पानी में कितनी दूर तक जाया जा सकता है? बिलाखिर कहीं ना कहीं शिकस्त तस्लीम करना पड़ती और फिर यह भी तय नहीं किया जा सकता था कि किसी मुनासिब जगह तक पहुंचने के लिए कितना फासला तय करना होगा। यह अहमकाना ख्याल था जिसे मैंने जहन से झटक दिया। फिर मैं सोचने लगा कि अगर किसी तरह हेनरी तक रसाई हो जाए तो उसे भी शीशे में उतारने की कोशिश करूं। डैनी मार्श के सिलसिले में उसे बता दूं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसे सिर्फ मार्गसिया ने गायब किया है। लेकिन वही बात सामने आ जाती थी कि तंजीम ने मुझे मार्गसिया के पीछे लगाया था, हेनरी के ताक़ूब में नहीं। या फिर यह भी हो सकता था कि तंजीम के लोग हेनरी के बारे में सही मालूमात ना रखते हों। मुमकिन है हेनरी मार्गसिया या फराना से भी ज्यादा खतरनाक शख्सियत हो। मैंने हर तरफ जहन दौड़ाया, लेकिन कोई ऐसा नुक्ता सामने ना आ सका जिसे सामने रख कर मैं कोई मंसूबा तरतीब दे सकता। अब सिवाय इसके कोई काम नहीं रह गया था कि मैं जजीरे पर आवारा गर्दी करता रहूं और इन लोगों के शिकंजे में आकर निकलने की कोशिश करता रहूं। वैसे इन लोगों का तरीका कार भी अजीब था। वो शायद मुझे जहनी तौर पर उलझाने के लिए ये हरकतें कर रहे थे, वरना इनके कब्जे में आकर निकलना क्या मानी रखता है? इसका मकसद है कि मेरी ये आज़ादी भी उनकी नजरों से पोशीदा नहीं और किसी भी जरिए से सही मेरी हर हरकत को देखा जा रहा होगा। ऐसे हालात में एहतियाती तदाबीर अहमकाना ही हो सकती थी। मुझे लाजिम था कि मैं अपने तौर पर कोई इकदाम ना करूं उस वक्त तक जब तक कि कोई मुनासिब रास्ता सामने ना आ जाए। मेरे साथ इस जजीरे पर जो कुछ भी पेश आए उसे अपनाऊं और उनकी मर्जी के मुताबिक अमल करता रहूं, यहाँ तक कि वो मुझे एक बेजरर चीज समझ लें। एक ख्याल मेरे जहन में यह भी था कि मुमकिन है इस तरह वो मुझे जिच करके डैनी मार्श का पता पूछना चाहें। मसला फिर यही था कि मैं डैनी मार्श के सिलसिले में फराना की पोल खोल दूं या नहीं। वैसे फराना कमबख्त ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे उस औरत से जरा बराबर दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस तंजीम के मकासद की तकमील के लिए ये सब कुछ कर रहा था। बहरसूरत मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ उस सड़क पर आगे बढ़ता रहा। सड़क मुझे आबादी तक ले गई।
उस तरफ घनी आबादी थी, मकानात छोटे थे और उनके दरमियान बाजार भी था। ये शायद जजीरे के गरीब लोग थे। मजहबन सब ईसाई मालूम होते थे। आबादी के दरमियान एक चर्च नजर आ रहा था जिसकी पेशानी पर सलीब का निशान नुमाया था। मैं बाजार से गुजरता रहा। यहाँ सब अजनबी थे, इसलिए किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि क्या मैं इन लोगों में गुम हो सकता हूँ। अगर कोई मौका मिल जाए तो मैं इन लोगों में गुम होकर उनकी निगाहों से पोशीदा हो जाऊं और फिर कोई मुनासिब मौका देखकर यहाँ से निकल जाऊं। उस वक्त मेरे चेहरे पर माइकल का मेकअप था जिसे एमोनिया के बगैर नहीं उतारा जा सकता था। काश कहीं से मेकअप का सामान ही मिल जाए। अगर ये सामान मुझे मिल जाता तो फिर मैं इन्हें काफी परेशान कर सकता था। सबसे ताजुब खेज बात यह थी कि फराना लापता थी। अगर फराना को मेरे बारे में इल्म है और वो खुद निकल गई है तो उसे मेरी खबर लेना चाहिए थी। हालांकि मैं इसे अपनी खाम ख्याली भी करार दे सकता था क्योंकि फराना जैसी औरत को मैं खूब समझता था। मेरा नेमुल बदल तलाश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैंने तकरीबन सारा बाजार घूम लिया। ये अंदाजा हो गया था कि इन लोगों में छुपना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैं वहां से भी आगे बढ़ गया। बस्ती से निकलकर मुझे फिर एक सड़क नजर आई जो दौलतमंद लोगों की आबादी की तरफ जा रही थी। मैं उस सड़क पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक कार पीछे से आती नजर आई। मैं सड़क के किनारे हो गया। नीले रंग की खूबसूरत सी कार मेरे नजदीक से गुजर गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर सुनहरे बालों वाली एक लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर कार के ब्रेक चरचराए और फिर वो रिवर्स होने लगी। चंद लम्हात के बाद वो मेरे नजदीक आकर रुक गई। अरे माइकल, कहाँ जा रहे हो? सुनहरे बालों वाली लड़की ने चश्मा उतार कर बेतकल्फी से कहा। वो च्युइंगम चबा रही थी। बस यूं ही आवारा गर्दी कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ एक कप चाय हो जाए। आओ ना, उसने कहा। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया। लड़की ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। और सुनाओ कैसे हो? उसने कहा। बस ठीक हूँ। मैं 3 दिन कबल फ्रांस से आई हूँ। ओह अच्छा, मैंने अखलाकन कहा। ये बॉबी कहाँ है आजकल? मैंने अपने आने की इतला भी भेजी थी लेकिन वो तो मिलने भी नहीं आई। उलझी हुई है आजकल। क्यों, खैरियत? बस उसके मशागल। मुझे तो तुम भी अफसुर्दा से नजर आते हो। आवाज भी बारी बारी हो रही है। कोई खास बात तो नहीं? है तो सही, लेकिन इत्मीनान से बताने की बात है। चाय के दौरान बताऊंगा, मैंने कहा और लड़की हंस पड़ी। जरूर जरूर, उसने कहा और सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कार एक खूबसूरत मकान के अहाते में रोक ली। एक मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मैं भी नीचे उतरकर उसके साथ साथ अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हात के बाद मैं एक आरास्ता ड्राइंग रूम में था। यहाँ तक आए हुए मुझे महसूस हुआ था कि जैसे इस मकान में लड़की के अलावा और कोई मौजूद ना हो। मुलाजिम बाहर ही रह गया था। एक्सक्यूज मी माइकल, मैं अभी आई। जरूर, मैंने गर्दन हिला दी और वो ड्राइंग रूम से निकल गई। लड़की माइकल के मेकअप से धोखा खा गई थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन दफातन मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। क्या वाकई वो माइकल के धोखे में मुझे यहाँ लाई है? मैं फौरन अपनी जगह से उठा और जुस्त लगाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम से सिर्फ चंद गज दूर एक दरवाजे में लड़की दाखिल हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद भी दरवाजे के पास पहुंच गया। लड़की ने बटन दबाकर कमरे में रोशनी की थी। मैंने की होल से आंख लगा दी। लड़की सामने ही थी। उसने एक मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और किसी के नंबर डायल करने लगी। मेरा दिल धड़क उठा था। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? क्या लड़की मेरी असलियत से वाकिफ है? मैंने की होल से आंख हटाकर कान लगा दिया। लड़की की आवाज सुनाई दी। हेलो, पेनी बोल रही हूँ। यस सर, मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। यस सर, वो ड्राइंग रूम में मौजूद है। जो हुक्म जनाब। जी हाँ, मेकअप में है। माइकल के मेकअप में। बहुत बेहतर जनाब। हाँ मैं जानती हूँ। कितनी देर में जनाब? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत मुनासिब, उसने कहा और फिर रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। मैं एक ठंडी सांस लेकर वहां से हट आया। चाहता तो इस दौरान यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन फरार होकर कहाँ जाता। चुनांचे में ड्राइंग रूम में वापस आ गया। सोफे पर बैठकर मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था और बड़े सब्र सुकून से सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था। मकसद यही था कि किसी तरह मेरी शख्सियत उनकी निगाह में ना आए। मैं वही रहूं जो फराना के सामने था, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं मिल सका। लड़की वापस आ गई थी। बोर तो नहीं हुए माइकल? नहीं, ठीक हूँ। चाय कहाँ है? बस मुलाजिम अभी ला रहा होगा, मैंने कह दिया है। क्या यहाँ सिर्फ एक ही मुलाजिम है? हाँ, वो भी फालतू है। घर की निगरानी के लिए रख छोड़ा है। मम्मी और डैडी तो फ्रांस ही में हैं। तुम यहाँ तन्हा हो? बिल्कुल, वो हंस पड़ी और मैं सोफे से टिक गया। काफी तब्दीलियां आ गई हैं तुम्हारे अंदर। तुम तो एक हंसमुख इंसान थे, उसने कहा।
मैंने कहा ना कि इसकी एक वजह है जो चाय पीने के बाद बताऊंगा। दिलचस्प शर्त है, उसने शाने हिलाकर कहा। 2-3 मिनट के बाद चाय आ गई। चाय के साथ चंद दूसरी चीजें भी थीं। उसने प्लेटें मेरे सामने सिरका दी और खुद चाय बनाने लगी। मैंने उसके हाथों पर पूरी तवज्जो रखी थी। बज़ाहिर तो कोई गड़बड़ नहीं मालूम हुई थी। उसने एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। इसके बावजूद मैंने उस वक्त तक चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जब तक उसने खुद भी प्याली उठाकर 2-4 घूंट न ले लिए। हाँ माइकल, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। हाँ लेकिन पेनी डियर, मेरे ख्याल में अब इसकी गुंजाइश भी तो नहीं रही है। मैं नहीं समझी, उसने कहा। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी आंखों का रंग बदल गया था। तुम जानती हो कि मैं माइकल नहीं हूँ। मैंने आखिरी घूंट लेकर चाय की प्याली रख दी। माइकल नहीं हो फिर कौन हो? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। ये अदाकारी बेकार है पेनी। तुमने फोन पर किसी को मेरे बारे में इत्तला दी है, मैं सुन चुका हूँ, लेकिन मुतमईन रहो मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ पेनी। कैसी गुफ्तगू? अब उसके लहजे से हकीकी खौफ झलक रहा था। हेंड्रिक क्या चाहता है? आज तक मुझसे डैनी मार्श का पता पूछा जाता रहा है। यह हकीकत है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं फराना या मार्गसिया के आम दोस्तों में से हूँ और उसके जाती मामलात की मुझे कोई खबर नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मार्गसिया कहाँ है। मेरी ख्वाहिश है मिस पेनी कि आप मिस हेंड्रिक से मेरी मुलाकात करा दें ताकि मेरे और उनके दरमियान पैदाशुदा गलत फहमी दूर हो जाए, वरना फिर मैं जाती तौर पर इन उलझनों से निपटने की कोशिश करूंगा। पेनी शदीद हैरत के आलम में मुझे देख रही थी और इन चंद लम्हात ही में उसका चेहरा उतर गया था। वो घबराई घबराई निगाहों से बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो उठकर भाग जाए। मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे चुका हूँ पेनी। हालात कुछ भी हों तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया था कि दरवाजे पर एक लात पड़ी और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। उनमें एक अफ्रीकी था और दूसरा यूरोपियन। दोनों बेहतरीन कसरती जिस्मों के मालिक थे। उनकी कलाइयां खौफनाक हद तक चौड़ी थीं। स्याह फार्म ने पलट कर दरवाजा बंद किया और पेनी की तरफ रुख करके बोला, सॉरी पेनी, तुम्हारे ड्राइंग रूम की तबाही का मुझे अफसोस होगा, लेकिन मजबूरी है। शायद तुम इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी पेनी। फोन पर तुम्हें इन्हीं की आमद की इत्तला मिली थी, मैंने कहा। पेनी के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। स्याह फार्म ने एक लंबा चाकू खोल लिया था और सफेद फार्म ने हाथ में क्लिप पहन लिया था। मैं खामोशी से उन दोनों की शक्लें देख रहा था। फिर मैंने कहा, वैसे पेनी, ये मिस्टर हेंड्रिक बेवकूफ भी मालूम होते हैं। इससे कबल भी वो मेरे बारे में अंदाजा कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने इन 2 गधों को भेज दिया। बहरहाल मैंने तुमसे कहा था पेनी कि अब मैं मजबूर हो गया हूँ। ये कहकर मैंने दोनों आस्तीनें चढ़ा ली और उनके सामने खड़ा हो गया। स्याह फार्म ने दूसरे आदमी को पीछे हटा दिया और चाकू को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए बोला, डैनी मार्श के बारे में बताओ, वो कहाँ है? जहन्नुम में। चलोगे उसे तलाश करने? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। स्याह फार्म ने मुझे जकाई दी और दूसरे लम्हे मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने भी स्याह फार्म की कलाई अपनी गिरफ्त में ली और फिर पंजाब की रिवायती दाढ़ मेरे हलक से निकली और मैंने स्याह फार्म को उलट दिया। अगर दूसरा आदमी बर्क रफ्तारी के साथ मुझ पर हमला न कर देता तो शायद स्याह फार्म के जबड़ों की हड्डियां टूट गई होती। मैं अपनी जगह से हट गया और इस तरह मैंने स्याह फार्म के हमले को नाकाम बना दिया और फिर मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो स्याह फार्म पर जा गिरा। दोनों फुर्ती से खड़े हो गए और स्याह फार्म चाकू लहराता हुआ मुझ पर हमलावर हो गया। मैंने पलट कर एक लात उसके सीने पर मारी और जोजिस्टो की दूसरी लात उसके मुंह पर पड़ी। स्याह फार्म के कई दांत टूट गए थे। वो खून की कुलियां करने लगा। चाकू उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गया था। फिर मैंने घुरा कर कहा, अगर तुमने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की पेनी, तो ये चाकू तुम्हारी पुश्त में पेवस्त हो जाएगा। पेनी की हलक से खौफ में डूबी हुई आवाज निकली, मार्गसिया कहाँ है? मैंने सफेद फार्म से कहा। सफेद फार्म ने दांत पीस कर मुझ पर हमला किया था, लेकिन वो दाहिने गाल पर चाकू का जख्म खाकर पीछे हट गया। मैं तुम्हारे दोनों होंठ काट दूंगा, वरना बताओ मार्गसिया कहाँ है? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। सफेद फार्म मुझ पर वहशियाना हमले कर रहा था, लेकिन मैं उसके तमाम वार खाली दे रहा था। उसके साथ ही मैं स्याह फार्म और पेनी की तरफ से भी गाफिल नहीं था। एक बार जब सफेद फार्म ने मुझ पर हमला किया तो ऐन उसी वक्त स्याह फार्म ने सोफा उलट दिया। मैं सोफे की पुश्त पर आते आते बचा था, लेकिन इस बार मैंने सोफे पर चढ़कर स्याह फार्म पर छलांग लगाई और एक ठोकर उसकी कनपटी पर रसीद कर दी। फिर दूसरी लात उसकी गुद्दी पर जमाई और उसके साथ ही मुझे उससे निजात मिल गई। सफेद फार्म अभी बाकी था, उसके गाल से खून निकल रहा था। मैंने चाकू सीधा किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सफेद फार्म पीछे हट रहा था। फिर वो दीवार से जा लगा। दफातन मैंने एक तपाई पैर में फंसा कर उसकी तरफ उछाली
और जो ही वो तपाई से बचने के लिए झुका, मैं छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से मोड़ा और चाकू की नोक उसकी गुद्दी पर रख दी। बताओ मार्क्सिया कहाँ है? सफेद फार्म शदीद तकलीफ में मुब्तला था। उसके मुंह से कराहती हुई आवाज निकली, मुझे नहीं मालूम। तब फिर तुम भी जहन्नुम में जाओ। मैंने उसे धक्का दिया और फिर उसके बाल पकड़कर उसकी पेशानी दीवार पर मारने लगा। आखिर मैंने बाल पकड़कर ही उसे जमीन पर फेंक दिया। सफेद फार्म का पूरा चेहरा खून से तर हो गया था। वो इस तरह पांव पटक रहा था जैसे जान कनी के आलम में हो, और फिर वो भी बेहोश हो गया। पैनी ने एक हिचकी सी ली थी। मर गए, दोनों मर गए, वो खौफजदा लहजे में बोली। उसके बदन पर लर्जा तारी था। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ पैनी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये दोनों मर गए? उसने संभल कर पूछा। पता नहीं, मर भी गए हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं डैनी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ये बात हेनरिक को बता दो और उससे कह दो कि अब मेरे साथ ऐसा कोई दूसरा खेल ना खेला जाए। पैनी खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। क्या तुम इंसानियत के नाम पर मेरी कोई मदद नहीं करोगी पैनी? मदद? वो लरसती हुई आवाज में बोली। हाँ मदद। मैं? उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा, फिर बोली, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं इस जजीरे से निकलना चाहता हूँ। यकीन करो मेरे बस में नहीं है। यहाँ एमोनिया मिल जाएगा? मुझे ये मेकअप साफ करना है। मैंने कहा, हाँ एमोनिया मौजूद है। कहाँ है? मैंने पूछा। दूसरे कमरे में। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दे दूं। पैनी ने कहा और मैं उसके साथ उस कमरे से निकल आया। दफातन पैनी ने रास्ते में रुकते हुए कहा, सुनो एक काम करो। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। दूसरे कामों से पहले थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दो। पहले मुझे बांध कर यहाँ डाल दो। मैं बेहोश होने की अदाकारी करूंगी। इसके बाद बाहर से उस मुलाजिम को भी पकड़ लाओ। उसे मेरी एक झलक दिखाकर बेहोश कर दो। इस तरह मैं किसी अजाब का शिकार होने से बच जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ। ये कहकर मैंने हमदर्दाना नजरों से पैनी की तरफ देखा और फिर उसकी ख्वाहिश पर अमल किया। रस्सी उसने ही फ्राहम की थी। मैंने उसके कई टुकड़े किए। 2 टुकड़ों से उन दोनों को बांध दिया जो बेहोश पड़े हुए थे। फिर पैनी को बांध कर वहीं डाल दिया। इसके बाद स्याह फार्म का चाकू लेकर बाहर निकल आया। इमारत का अकलौता मुलाजिम दरवाजे के बाहर मौजूद था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुस्कुराती निगाहों से पलट कर देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने आगे बढ़कर चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और करख्त लहजे में कहा, उठो। वो जल्दी से उठ गया और गगियाई हुई आवाज में बोला, खैरियत? खैरियत मिस्टर, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे अंदर धकेला और फिर उसे लिए हुए उस कमरे में आ गया जहां वो तीनों मौजूद थे। मुलाजिम ने उन्हें देखा तो उसका सर चकरा गया। तीनों? उसकी आवाज डूबती चली गई। 4, मैंने कहा और खड़ा हाथ उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। फिर दूसरी ज़रब ने उसके होश छीन लिए और चंद लम्हात के बाद वो भी उनके पास बंधा पड़ा था। इसके बाद मैंने लड़की को आजाद किया और उसे साथ लेकर उस दूसरे कमरे में दाखिल हो गया जहां एक अलमारी से पैनी ने एक शानदार मेकअप बक्स निकाला। मेरी आंखें उसे देखकर चमक उठी। मेकअप बक्स में बेहतरीन सामान मौजूद था जिससे शक्लें बदलने में बहुत आसानी हो सकती थी। मैंने मुस्कुराकर पैनी से कहा, यह बक्स बेहद कीमती है, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर क्या करोगे? उसने कहा। लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अमोनिया की स्प्रे बोतल निकाल ली। फिर दूसरे लम्हे अमोनिया की फवारे मेरे चेहरे को भिगोने लगी। पैनी खुद जहनी तौर पर बहुत थकी थकी लग रही थी। मुझसे इजाजत लेकर एक सोफे पर बैठ गई। प्लास्टिक मेकअप के टुकड़ों ने थोड़ी देर के बाद अपनी जगह छोड़ दी और मेरा असल चेहरा नुमाया हो गया। पैनी की आंखों में अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर उसने पूछा, ये तुम्हारी असल शक्ल है? क्यों, शुबा है तुम्हें? नहीं, मगर तुम लबनानी तो नहीं मालूम होते। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। फिर कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? है मेरा भी एक वतन। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बहरहाल इस वक्त ये बातें बेकार हैं। मैंने तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी। तुम यकीन करो मैं एक मामूली हैसियत की लड़की हूँ। छोटे मोटे काम लिए जाते हैं मुझसे। हेनरिक इस जजीरे का शहंशाह है। सारे जजीरे की आबादी उसकी महकूम है। कोई उसकी इजाजत के बगैर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह हेनरिक आखिर है क्या चीज? कातिल, खूनी, स्मगलर, हर किस्म के जराइम कराता है और वो इसराइल के मजमूम मकासद की तकमील के लिए असलिहा सप्लाई करता है। वो सबसे बड़ा सप्लायर है असलिहे का।